Assalamu alaikum. Welcome to another video. I'm Ahmed, one of the IELTS and PD instructor at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में बात करूंगा कि जो मैल फंक्शन या फिर विद हेल्ड की ईमेल आती है ऑक्सफोर्ड टेस्ट के अंदर, आप उससे कैसे बच सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिसेंटली कंसर्न है ऑक्सफोर्ड टेस्ट को लेकर के वाई दे आर सेंडिंग ऑल ऑफ दीज ईमेल्स और क्या एक्चुअली एरर्स आ रहे हैं। बच्चे क्लेम करते हैं कि हम वहाँ पर सही बोल कर भी आते हैं, अपनी फ्लुएंसी भी ठीक रखते हैं, ग्रामर भी समवट ठीक रहती है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो मैं उन दो फैक्टर्स के ऊपर बात करना चाहूँगा जो कि इसकी वजह बनते हैं। और अक्सर ईमेल में ये दोनों फैक्टर्स बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट देम ताकि अगर आप इससे इस फेज़ में से गुजर रहे हैं तो अगर और नेक्स्ट टेस्ट बुक करवाना चाहते हैं सेम ऑक्सफोर्ड ही, तो आपको पता हो कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि आपने अवॉइड करने हैं टू अवॉइड दिस ईमेल। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये है कि आपका जो राइटिंग है वो ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये दोनों जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। किसी भी और टेस्ट में जो लैंग्वेज जो भी कह लें कि असेसमेंट टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, शायद ही कोई और टेस्ट ऐसा हो जिसके अंदर आपके राइटिंग का इतना असर पड़ रहा हो आपके स्पीकिंग के ऊपर। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज टेस्ट जिसमें राइटिंग उतना ही मेजर रोल अदा कर रहा होता है जितना कि आपकी स्पीकिंग की प्रेजेंटेशन। तो वो लोग जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ कि इसमें जो स्पीकिंग के अंदर मेजर जो एक एलिमेंट होता है वो सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जो आपको 15 मिनट पहले अलॉट किया जाता है टॉपिक, और आप उसके ऊपर सर्च करके आपने एक 3 से 5 मिनट के दरमियान एक प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी सी डिलीवर करनी होती है। एक तो वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। दूसरा मेजर पार्ट होता है कि जिसमें आपने अपने ऐसे को डिफेंड करना होता है। अब वो बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब आपने बचना कैसे है ये विदहेल्ड वाली ईमेल से या फिर मालफंक्शन वाली ईमेल से, वो ये है कि आपके ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बड़े अलाइन करने चाहिए एक दूसरे के साथ। अब अलाइनमेंट किन चीज़ों पर होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी जो वोकैब है उसकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो, अब शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके राइटिंग स्किल्स थोड़े से बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग, एंड अल्टरनेटिव इज ऑल्सो द केस, सम पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं तो उनके पास आइडियाज़ और वर्ड्स और उस तरह से फ्रेजेस आते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, बट बोलते हुए वो बड़ा फ्लुएंटली बात कर लेते हैं। तो आपने जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के दौरान कोशिश करनी है वो यही करनी है कि आपका राइटिंग और आपका प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक और स्पीकिंग आप करने लगे हो वो अलाइन करें इन टर्म्स ऑफ योर वोकैबुलरी। ऐसा ना हो कि इन दोनों में से किसी एक मॉड्यूल के अंदर आप बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो लेकिन दूसरे के अंदर आप बेसिक वर्ड्स भी यूज़ करने से हेजिटेट कर रहे हो और उसमें भी आपको मुश्किल आ रही हो। अगर ऐसा होगा तो ये जो डिस्पैरिटी है ये वजह बनेगी आपकी जो रिकॉर्ड आती है आपके टेस्ट के रिजल्ट में, और वो विद हेल्ड कर देंगे, वो आपको रिजल्ट शो नहीं करवाएंगे और वो आपको ये कहेंगे कि आप दोबारा से टेस्ट दें। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपने प्रैक्टिस के दौरान जो आपकी आप एक तरतीब होती है हर हम सेक्शन किसी भी टेस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज का करते हैं ना, तो उसमें हर सेक्शन की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किए बगैर आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। अब जैसे राइटिंग के अंदर हमें पता है कि एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है कि इंट्रोडक्शन भी हो और दोनों साइड का जिक्र भी किया गया हो, और अगर आप एक साइड पे भी रह रहे हो तो आप अच्छे आर्ग्यूमेंट दो, एग्जांपल्स के साथ उसको सपोर्ट करो, और एक कंक्लूजन हो जो कि पूरी बात को समराइज करे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो कि आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर तो आपकी राइटिंग में ये पैटर्न रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एज वेल। इसी तरह स्पीकिंग का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। अब वजह है कि हम उसको क्यू कार्ड नहीं कह रहे यहाँ पे, उसको लॉन्ग रन वाला क्वेश्चन नहीं कह रहे, और हम उसको जो है वो प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। इसकी एक वजह है, और प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि अब आपने उसको प्रेजेंट इस तरह से करना है कि वो एक फॉर्मली डिलीवर्ड कंटेंट हो और उसकी भी एक फिक्स्ड तरतीब हो। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो टॉपिक आपको दिया हुआ है आप डायरेक्टली उसके आंसर से स्टार्ट करो और उसके ऊपर थोड़ा सा बोलकर चुप कर जाओ और एक्सपेक्ट करो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या फिर उनको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये टेस्ट जो है इसमें ये क्या किया है इसने कि एक सेक्शन इतना अच्छा और बाकी इतने अच्छे नहीं हो रहे। तो उसमें बचने के लिए आपने स्पीकिंग भी उसी एक फिक्स पैटर्न पे करनी है। उसका क्या तरीका है, उसमें यह है कि आपने जब भी अपनी प्रेजेंटेशन का टॉपिक एक तो स्टार्ट करना है,
सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन सर्च करें, उस टॉपिक के बारे में समझें। अगर आपको उस टॉपिक का ही नहीं पता तो आप उसके ऊपर प्रेजेंट क्या करोगे, तो पहले एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट को समझो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फास्ट फैशन के ऊपर आ जाता है कि प्रेजेंटेशन दो, या फिर आपको कैशलेस मनी के ऊपर आ जाता है, या इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है जो कि करंट सिचुएशन में हम फेस कर रहे हैं, तो पहले आपको एटलीस्ट उसका मतलब तो पता हो। अगर आपको फास्ट फैशन का ही नहीं पता तो आप उसके ऊपर 3 साढ़े 3 मिनट की प्रेजेंटेशन क्या ही डिलीवर करोगे। सो फर्स्ट थिंग शुड बी टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज, उसमें वो पूछ क्या रहे हैं फास्ट फैशन से रिलेटेड, और उसको आपने किस तरह से डिलीवर करना है। अब ओपनिंग स्टेटमेंट शुड बी विद द कॉन्टेक्स्ट, विद मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट योर टॉपिक इज। अक्सर औकात वो शुरू में आपसे खुद पूछ लेते हैं कि आपका टॉपिक क्या है, और उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी होती है। लेट्स से वो नहीं भी करते, इट्स अ गुड आइडिया टू गिव देम व्हाट द टॉपिक इज। आप शुरू में बता दो कि थोड़ा सा मेरा ये टॉपिक है, बट इसमें ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसकी एज इट इज अपने टॉपिक की जो लाइन है उसको रट लो और वो जाके उन्हें बताओ कि ये मेरा टॉपिक है। बस एक जिस्ट देनी होती है कि मेनली ये चीज़ है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, और इसके मैं दोनों फैक्टर्स के ऊपर हाईलाइट करूंगा या ऐसा कुछ। और फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले उन्हें स्पेसिफिकली बताओ कि नाउ आई विल बिगिन माई प्रेजेंटेशन, और इस तरह एंड करते हुए बताओ कि दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ताकि उन्हें पता हो कि अच्छा इस पॉइंट से ऑनवर्ड इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही है, और ये था लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर इसने सारा कंक्लूजन किया है। तो अब उसका एक स्ट्रक्चर कि आपने जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ उसमें जो स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या चीज़ आ गई कि आपने कॉन्टेक्स्ट देना है, आपने उसकी डेफिनेशन देनी है, आपने उनको समझाना है कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है। फिर अगर उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि डू यू अग्री और डिसअग्री, तो बताएं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें एंड टॉक अबाउट दैट कि व्हाई डू यू अग्री विद इट, व्हाई डू यू डिसअग्री विद इट। सिर्फ सिंपली ये कह देना कि मैं एग्री करता हूँ और उसके ऊपर उसका बड़ा जेनेरिक सा एक ओवरव्यू दे देना, वो काफ़ी नहीं होगा। आपने उसकी डिटेल में जाना है, आपने उसकी एग्जाम्पल्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि आपको वो फास्ट फैशन के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की बात करनी है। अब आप उसके अगर ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हो तो आपके पास एक सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होनी चाहिए जो आप ऐड कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रेजेंटेशन के टॉपिक के मिलने के बाद आपको जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। सो व्हाई नॉट मेक ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स, और उसको इस तरह कनेक्टेड फॉर्म में डिलीवर करो कि वो सीमलेस लगे और वो आपके ऐसे के स्ट्रक्चर जैसा ही हो। अगर आपको ये सारा कुछ बहुत कंफ्यूज लग रहा है तो बस इतनी सी बात समझ लो कि जो राइटिंग का स्ट्रक्चर है वही समवट आपके स्पीकिंग का भी स्ट्रक्चर है, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर लिख कर बोल उनको समझा रहे हो, यहाँ पर आपने बोल कर समझाना है। And try to keep your tone a little bit like you are making them understand something, ताकि वो थोड़ा सा engaging लगे. So the whole point of having a presentation is that कि आप अपना पॉइंट उन तक डिलीवर कर सको। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप में इतनी आपकी इंग्लिश इतनी सॉलिड है कि आप उस इंग्लिश में किसी को कोई अच्छा कॉन्सेप्ट समझा सकते हो या नहीं। ठीक है, तो अगर तो आप वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हो सो दैट मीन्स यू हैव अ गुड कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश, और अगर नहीं समझा सकते तो दैट मीन्स यू आर बिलो एवरेज। सो these are two major things. Number one is your vocabulary, and number two is keeping in mind the structure of overall writing and speaking. इन दोनों की जो अलाइनमेंट है वो आपस में बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। अगर इनमें ज़्यादा बैंड्स की डिस्पैरिटी आ जाती है, या फिर उनको ये लगता है कि राइटिंग बहुत सीमलेस थी लेकिन स्पीकिंग उतनी सीमलेस नहीं थी, या फिर ओपोजिट है इसका कि स्पीकिंग सीमलेस थी, राइटिंग उतनी सीमलेस नहीं थी, उसमें क्लमजी मिस्टेक्स भी थी, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी थे, तो फिर आपका ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है। सो आई होप इफ यू आर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यू विल कीप इन माइंड दैट you need to align both of your writing and speaking. Thank you so much for watching the video. If you want to know more about any of the English language tests, feel free to reach out to Verify Group of Companies. Allah Hafiz.